सभी का स्वागत है हमारे आज के इस डीप डाइव क्लासरूम सेशन में। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना वो सच में बहुत ही कमाल का है। मतलब अगर मैं अभी अपने घर के सीलिंग फैन की मोटर निकालकर उसे अपने हाथों से तेजी से घुमाना शुरू कर दूं, तो मैंने सिर्फ एक पंखा खराब नहीं किया है, बल्कि तकनीकी रूप से एक छोटा पावर प्लांट बना लिया है। बिल्कुल। और मेरी तरफ से भी सभी दोस्तों को इस क्लासरूम में स्वागत है। तो जो आपने पावर प्लांट वाली बात कही ना, सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लगती है, पर यही विज्ञान है। हम हमेशा सोचते हैं कि बिजली से चलने वाली मोटर और बिजली बनाने वाला जनरेटर दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन असल में संरचना के हिसाब से दोनों बिल्कुल एक ही मशीन है। अच्छा। मतलब मशीन अंदर से पूरी तरह से सेम होती है। एकदम सेम। ये ऊर्जा रूपांतरण का ना एक बहुत ही रणनीतिक संतुलन है। मतलब एक मैजिक है। अगर हम मशीन के अंदर बिजली भेजते हैं और उसका शाफ्ट घूमने लगता है तो हम उसे मोटर कह देते हैं। हाँ, वो तो हम रोज देखते हैं पानी की मोटर या पंखे में। सही कहा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम उसी शाफ्ट को किसी बाहरी ताकत से घुमाएं, जैसे मान लीजिए पानी के तेज बहाव से या भाप से, तो उन तारों से बिजली बाहर आने लगती है और तब हम उसे जनरेटर का नाम दे देते हैं। मशीन के अंदर की वाइंडिंग, चुंबक, लोहे का ढांचा, सब कुछ वही रहता है। तो एक मिनट मैम, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। अगर दोनों मशीनें अंदर से बिल्कुल एक जैसी हैं, तो क्या हम किसी भी मोटर को निकालकर सीधे जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? व्यावहारिक रूप से तो मैंने ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा। आपका डाउट बिल्कुल जायज है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप एक डीसी मोटर को घुमाएंगे तो वोल्टेज पैदा होगा ही होगा, लेकिन अब व्यावहारिक रूप से हर मशीन को उसके मुख्य काम के हिसाब से थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज मतलब? उसके डिजाइन में थोड़े बदलाव किए जाते हैं। हाँ, जैसे उसका कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, ब्रश की पोजीशनिंग कहाँ होगी, तारों की मोटाई कितनी होगी, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे मोटर का काम लेना चाहते हैं या जनरेटर का। लेकिन बुनियादी ढांचा वही रहता है। तो चलिए मैम, आज इस मशीन के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। मैंने नोट्स देखे हैं और उसमें सबसे पहले मोटर के बाहरी ढांचे की बात की गई है, जिसे योक कहा गया है। योक या फ्रेम। ये तो समझ आता है कि यह अंदर के पुर्जों को बचाता है, पर इसमें एक टर्म लिखा है कि ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस का रास्ता बनाता है। ये रिलक्टेंस क्या चीज है? क्या ये रेजिस्टेंस के जैसा ही है? अरे, बहुत ही शानदार तुलना की आपने। बिल्कुल वैसा ही है। जैसे बिजली के रास्ते में रेजिस्टेंस होता है ना, जो करंट को बहने से रोकता है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस होता है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि रिलक्टेंस कम हो ताकि फ्लक्स आसानी से बह सके। एकदम सही। मोटर के अंदर जो शक्तिशाली चुंबक बनते हैं, हम नहीं चाहते कि उनका फ्लक्स हवा में ऐसे ही बिखर जाए। योक उस फ्लक्स को एक आसान रास्ता देता है ताकि वो अपना चक्कर पूरा कर सके। इसीलिए छोटी मशीनों में हम इसे कास्ट आयरन से बनाते हैं और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कास्ट स्टील फ्लक्स को और भी आसानी से बहने देता है। समझ आया दोस्तों? हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बाहरी ढांचा सिर्फ कवर नहीं है, वो एक सर्किट का हिस्सा है। अब इसके अंदर चलते हैं जहां फील्ड पोल्स होते हैं, तांबे की तारें लिपटी होती हैं। लेकिन मुझे ना आर्मेचर वाले हिस्से में बहुत दिलचस्पी है, जो बीच में लगातार घूमता रहता है। बिल्कुल, आर्मेचर ही तो मोटर का दिल है, जो असली यांत्रिक काम करता है। पर यहां मेरा एक सवाल है, आर्मेचर को बनाने के लिए किसी सामान्य लोहे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? हमारे सोर्स में खास तौर पर सिलिकॉन स्टील का जिक्र है। अगर मैं सामान्य लोहा लगा दूं तो क्या मोटर काम नहीं करेगी? काम तो करेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि जल सकती है। मैं समझाती हूँ ऐसा क्यों होता है। आर्मेचर का लोहा ना एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है जो हर पल बदलता रहता है। अब लोहे के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब छोटे छोटे चुंबक की तरह? हाँ, बिल्कुल। छोटे चुंबक मान लीजिए, जो खुद को बाहर के चुंबक की दिशा में सेट करते हैं। जब आर्मेचर तेजी से घूमता है तो इन डोमेन्स को एक सेकेंड में दर्जनों बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। ओहो, तो इस लगातार उलट पलट में घर्षण होता होगा? एकदम सही पकड़ा आपने। इस घर्षण में ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद होती है। इसे ही हम इंजीनियरिंग की भाषा में हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। जब हम उस लोहे में थोड़ा सा सिलिकॉन मिला देते हैं ना, तो ये हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो जाता है। समझ गया। मतलब गर्मी से बचने के लिए सिलिकॉन स्टील। लेकिन मैम, एक और चीज जो मुझे अजीब लगी, आर्मेचर के लोहे को एक ठोस सिलेंडर की तरह क्यों नहीं रखा जाता? उसे पतले पतले स्लाइस में, जिन्हें लैमिनेशंस कहते हैं, काट कर फिर क्यों जोड़ा जाता है?
इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही मजेदार है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ब्रेड का एक पूरा ठोस ब्लॉक है। हाँ। अगर आप उसे भट्टी में सेकने डालेंगे तो बाहर से तो वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन अगर उसे पतले स्लाइस में काट दें तो बात अलग होगी। तो मोटर में ब्रेड का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब ठोस आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है ना, तो सिर्फ तांबे की तारों में करंट पैदा नहीं होता, उस ठोस लोहे के अंदर भी छोटे छोटे भंवर जैसे करंट पैदा हो जाते हैं। इन्हें एडी करंट कहते हैं। और ये करंट मोटर को घुमाने का कोई काम नहीं करते, सिर्फ लोहे को भयानक रूप से गर्म कर देते हैं। अरे वाह! तो जब हम उस लोहे को पतले स्लाइस या लैमिनेशंस में काट देते हैं और उनके बीच वार्निश लगा देते हैं, तो उन भंवर वाले करंट्स को बहने का रास्ता ही नहीं मिलता। बिल्कुल। लैमिनेशंस एडी करंट के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इससे हमारी मशीन ठंडी और ज्यादा एफिशिएंट रहती है। बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है ये। अच्छा, अब उस पुर्जे पर आते हैं जो हमेशा थोड़ा रहस्यमयी लगता है। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस। नोट्स में इसे एक मैकेनिकल रेक्टिफायर कहा गया है। ये कम्यूटेटर असल में करता क्या है? इसे ऐसे समझिए, आर्मेचर में जो घुमाने वाला बल पैदा होता है ना, टॉर्क, वो अपनी दिशा बदलता रहता है। अगर कम्यूटेटर ना हो तो आर्मेचर आधा चक्कर सीधा घूमेगा और आधा चक्कर उल्टा। तो मोटर तो फिर अपनी जगह पर ही हिलती रह जाएगी, घूमेगी नहीं। बिल्कुल, हमें तो मोटर को एक ही दिशा में घुमाना है ना। तो कम्यूटेटर असल में तांबे के कई सारे टुकड़ों से बना एक सिलेंडर होता है, जिनके बीच अभ्रक का इंसुलेशन होता है। ये एक स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है, जो सही समय पर करंट की दिशा पलट देता है, ताकि मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमती रहे। हाँ बिल्कुल। और इस घूमते हुए कम्यूटेटर तक करंट पहुंचाने का काम करते हैं हमारे कार्बन ब्रशेस। पर मैम, यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है। कम्यूटेटर तांबे का बना है और बहुत तेज घूम रहा है। ब्रशेस कार्बन के हैं, जो कि काफी नरम होता है। तो घर्षण से कार्बन ब्रशेस तो बहुत जल्दी घिसकर पाउडर बन जाएंगे ना। हम ब्रशेस को स्टील का क्यों नहीं बनाते? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है आपका। लेकिन दोस्त, इंजीनियरिंग में ना कभी कभी हम जानबूझकर किसी चीज को कमजोर बनाते हैं ताकि हमारी मुख्य और महंगी चीज सुरक्षित रहे। मतलब हम चाहते हैं कि ब्रशेस घिसें? हाँ, कम्यूटेटर मोटर का दिल है। उसे बदलना बहुत महंगा और मुश्किल है। कार्बन ब्रशेस बहुत सस्ते आते हैं। हम चाहेंगे कि ब्रशेस घिस जाएं, पर कम्यूटेटर को खरोच भी ना आए। और कार्बन की एक बहुत खास बात है, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग मतलब वो खुद ही ग्रीस या तेल का काम करता है? एकदम सही। कार्बन घिसने के बाद एक चिकनाई पैदा करता है, जिससे कम्यूटेटर सुरक्षित रहता है। ब्रशेस को कुछ महीनों में आसानी से बदला जा सकता है। ये तो सच में बहुत चालाकी भरा डिजाइन है, खुद की बलि देकर मशीन को बचाना। अच्छा, वाइंडिंग पर आते हैं। नोट्स में लैप और वेव वाइंडिंग का जिक्र है। क्या सिर्फ तार लपेटने का तरीका बदलने से पूरी मोटर बदल जाती है? बिना किसी शक के वाइंडिंग ही मोटर का स्वभाव तय करती है। लैप वाइंडिंग में ना करंट को बहने के लिए कई सारे समानांतर रास्ते मिल जाते हैं। तो जहां हमें बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, जैसे वेल्डिंग मशीन या भारी उद्योगों में, वहां हम लैप वाइंडिंग करते हैं। और वेव वाइंडिंग? वेव वाइंडिंग में रास्ते हमेशा सिर्फ 2 ही होते हैं। तो ये करंट तो कम रखती है, लेकिन ये बहुत हाई वोल्टेज को संभालने के लिए बेहतरीन है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन या लिफ्ट्स में। इसको याद रखने का मैंने एक तरीका सोचा है। लैप मतलब गोद, और गोद में हम भारी वजन उठाते हैं, तो ये भारी करंट के लिए हो गया। और वेव मतलब लहर, जो बहुत तेज और ऊंची होती है, तो वो हाई वोल्टेज के लिए हो गया। अरे क्या बात है! ये तो तकनीकी बातों को याद रखने का बहुत ही शानदार तरीका है। शुक्रिया। अच्छा, अब ये तो हो गया ढांचा, पर ये मोटर आखिर घूमती कैसे है? इसके पीछे विज्ञान क्या है? इसके पीछे फिजिक्स का बहुत ही सुंदर नियम है, जिसे लोरेंस फोर्स कहते हैं। नियम बहुत सीधा है। जब भी किसी करंट वाली तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक धक्का लगता है, यानी यांत्रिक बल लगता है। और वो धक्का किस दिशा में लगेगा, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री पर फैलाएं। तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा बताएगी करंट की दिशा, और अंगूठा बताएगा कि तार पर धक्का किस तरफ लगेगा। इसी धक्के से आर्मेचर घूमने लगता है। पर मैम, अगर एक ही दिशा में धक्का लगता रहा तो तार उलझ नहीं जाएंगे? और यहीं पर हमारा पुराना दोस्त कम्यूटेटर वापस आता है। इसे हम कम्यूटेशन की कला कहते हैं।
आर्मेचर में एक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। जैसे ही कंडक्टर उस लाइन को पार करता है, कम्यूटेटर करंट की दिशा को पलट देता है। मतलब जैसे झूले को हम सही टाइम पर धक्का देते हैं, अगर गलत टाइम पर धक्का दिया तो झूला रुक जाएगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। कम्यूटेशन बिल्कुल यही करता है। वो सही समय पर बल की दिशा बदलता है ताकि मोटर गोल गोल घूमती रहे। अगर मान लीजिए सिर्फ सोचने के लिए कम्यूटेटर हटा दें तो क्या होगा? क्या मोटर जल जाएगी? जलेगी नहीं। अगर कम्यूटेशन नहीं होगा ना, तो आर्मेचर आधा चक्कर आगे जाएगा और अगले ही पल उस पर उल्टा बल लगेगा, तो वो वापस पीछे आएगा। तो मतलब वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगी। हाँ, वो सिर्फ बुरी तरह थरथराएगी और कोई काम नहीं कर पाएगी। कम्यूटेशन ही उसे एक दिशा में बांध कर रखता है। समझ गया। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पर, बैक ईएमएफ। इसे मोटर का इनविजिबल रेगुलेटर कहा गया है। ये बैक ईएमएफ मोटर को कैसे कंट्रोल कर रहा है? ये डीसी मोटर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, फैराडे का नियम कहता है कि जब कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होता है। अब मोटर का आर्मेचर भी तो चुंबक के बीच घूम ही रहा है ना। हाँ, बिल्कुल घूम रहा है। तो मोटर के अंदर ही एक अपना नया वोल्टेज पैदा होने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नया वोल्टेज बाहर से आने वाली मेन बिजली का विरोध करता है, उसे पीछे धकेलता है। इसीलिए इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। एक मिनट, तो मतलब मोटर जब चल रही है तो वो अंदर ही अंदर एक जनरेटर भी बन गई है जो बिजली को रोक रही है। ऑटोमेटिक दिमाग देती है। मान लीजिए मोटर पर अचानक भारी लोड आ गया, तो क्या होगा? लोड आएगा तो मोटर की गति थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल, और गति कम होगी तो फैराडे के नियम के हिसाब से वो जो अंदर वोल्टेज बना रही थी वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, बैक ईएमएफ कम होगा तो बाहर वाली बिजली मोटर के अंदर ज्यादा तेजी से घुसने लगेगी। मतलब मोटर ज्यादा करंट खींचेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। और ज्यादा करंट का मतलब है ज्यादा ताकत। तो मोटर ने बिना किसी सेंसर के खुद ही समझ लिया कि उसे ज्यादा ताकत चाहिए और उसने करंट खींच लिया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गन्ने की मशीन जैसा है। जब मशीन खाली चलती है तो कम करंट लेती है। जैसे ही गन्ना डालते हैं मशीन थोड़ी धीमी होती है, बैक ईएमएफ खटता है और वो तुरंत ज्यादा पावर खींचकर गन्ने को कुचल देती है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण। और ये सब कुछ मिली सेकंड्स में होता है बिना किसी कंप्यूटर के, सिर्फ बैक ईएमएफ के कारण। समझ आया दोस्तों? ये तो सच में जादू है। अच्छा, अब डीसी मोटर्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। हाँ, ये वाइंडिंग जोड़ने के तरीके पर निर्भर करता है। सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग एक ही लाइन में होते हैं। इसकी खासियत है कि इसमें शुरुआत में ही बहुत भयानक ताकत होती है, जिसे स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो ये भारी चीजें उठाने के काम आती होगी, जैसे क्रेन या इलेक्ट्रिक ट्रेन। बिल्कुल। और दूसरी है शंट मोटर। इसमें वाइंडिंग समानांतर या पैरेलल जुड़ी होती है। इसकी खूबी ये है कि इसकी गति हमेशा एक समान रहती है। लोड कम हो या ज्यादा, ये अपनी स्पीड नहीं बदलती। तो ये लेथ मशीन या पंखों में इस्तेमाल होती होगी। और कंपाउंड मोटर? कंपाउंड दोनों का मिक्स है। जहां अचानक से बहुत भारी झटके वाला लोड आता है, जैसे बड़ी बड़ी रोलिंग मिल्स में, वहां इसका इस्तेमाल होता है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है। पर मैम, हमारे सोर्स में एक सीरीज मोटर को लेकर एक बहुत ही डरावनी चेतावनी लिखी है, डेंजर प्रोटोकॉल। इसमें लिखा है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर चालू मत करो, मतलब बिना वजन के। ऐसा क्यों? अरे, अगर गलती से भी किसी ने ऐसा कर दिया ना, तो सच में तबाही मच सकती है। देखिए, मोटर की स्पीड उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के उल्टा काम करती है। फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। अब सीरीज मोटर में अगर आपने लोड नहीं डाला तो वो बहुत कम करंट खींचेगी। करंट कम होगा तो फ्लक्स लगभग शून्य हो जाएगा। अब अगर फ्लक्स शून्य के करीब गया तो स्पीड का क्या होगा? ओहो, गणित के हिसाब से अगर किसी चीज को शून्य से भाग दें तो वो तो अनंत यानी इन्फिनिटी की तरफ भागेगी। बिल्कुल। मोटर की गति इतनी भयानक हो जाएगी कि आर्मेचर के अंदर इतना भारी सेंट्रीफ्यूजल बल पैदा होगा कि मशीन की तारें उखड़ जाएंगी। मशीन खुद को ही अपनी रफ्तार से फाड़कर बम की तरह नष्ट हो जाएगी। बाप रे, एक मशीन जो खुद को ही फाड़ दे, ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा है। ये डेंजर प्रोटोकॉल तो कोई नहीं भूलेगा। अच्छा, गति की बात हुई तो स्पीड कंट्रोल पर भी आ जाते हैं। मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं? दो तरीके हैं। अगर हमें नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए तो हम फ्लक्स कंट्रोल करते हैं। फील्ड सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। फ्लक्स कम होता है और स्पीड बढ़ जाती है। इसमें बिजली की बर्बादी भी कम होती है। और अगर स्पीड कम करनी हो
तब हम आर्मेचर कंट्रोल अपनाते हैं। इसमें मेन आर्मेचर लाइन में एक भारी रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। वोल्टेज कम होता है तो स्पीड घट जाती है। एक मिनट मैम, आर्मेचर में तो करंट बहुत ज्यादा होता है ना, तो अगर वहां रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बहुत सारी बिजली तो गर्मी बन के हवा में उड़ जाएगी। ये तो भारी नुकसान है। इसका कोई स्मूथ तरीका नहीं है क्या? बहुत सही सवाल। बड़े कारखानों में ये बर्बादी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया गया जिसे वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम कहते हैं। इसमें आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाने का झंझट ही खत्म। तो फिर स्पीड कैसे कंट्रोल होती है? हम मुख्य मोटर को चलाने के लिए एक अलग से पूरी मोटर जनरेटर सेट लगा देते हैं। वो जनरेटर हमारी मोटर को बिल्कुल कस्टमाइज्ड वोल्टेज देता है। अरे वाह, मतलब स्पीड एकदम 0 से लेकर फुल तक बिना किसी स्पार्क के कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल मक्खन की तरह। और मोटर को सीधे और उल्टे दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं। खदानों के लिफ्ट्स में यही सिस्टम इस्तेमाल होता है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। अच्छा, हमारे नोट्स में एक और खतरे की बात है, बर्न आउट डेंजर। हमने कहा था कि मोटर चालू होते ही बैक ईएमएफ कंट्रोल करता है, पर जब मोटर बंद है और हम उसे स्टार्ट करते हैं तब तो स्पीड 0 है, तो बैक ईएमएफ भी 0 होगा। एकदम सही पकड़ा। जब मोटर खड़ी है तो उसे रोकने वाला कोई बैक ईएमएफ नहीं है। आर्मेचर का अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर आप सीधे पूरी पावर दे देंगे तो मोटर 20-25 गुना ज्यादा करंट खींच लेगी और 1 सेकंड में जल जाएगी। अच्छा, तो क्या इसीलिए स्टार्टर लगाते हैं? हाँ, पर स्टार्टर नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये मोटर को स्टार्ट नहीं करता, बल्कि उसे बचाता है। शुरुआत में स्टार्टर एक भारी रेजिस्टेंस डाल देता है। जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है और अपना बैक ईएमएफ बना लेती है, स्टार्टर उस रेजिस्टेंस को हटा लेता है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे बच्चों की साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स लगाते हैं और जब वो बैलेंस सीख जाते हैं तो उन्हें निकाल देते हैं। बहुत प्यारी और सटीक तुलना है ये। अच्छा, अब मोटर स्टार्ट कर ली, स्पीड कंट्रोल कर ली, पर अगर भारी मोटर तेजी से घूम रही है और उसे रोकना हो तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कैसे काम करती है? 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है प्लगिंग। ये सबसे तेज है, पर इसमें झटका बहुत लगता है। इसमें हम चलते हुए आर्मेचर के कनेक्शंस उल्टे कर देते हैं। इससे मोटर झटके से रुक जाती है, पर भारी रेजिस्टेंस चाहिए होता है। दूसरा है डायनामिक ब्रेकिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम मोटर को बिजली से काटकर एक बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, तो मोटर अपनी गतिज ऊर्जा से एक जनरेटर बन जाती है और वो जो बिजली बनाती है वो उस रेजिस्टेंस में गर्मी बनकर उड़ जाती है। मतलब ऊर्जा बर्बाद हो रही है? क्या ऐसा कोई तरीका है जहाँ ऊर्जा बर्बाद ना हो? बिल्कुल है, और वो सबसे बेहतरीन तरीका है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि मोटर का अपना बैक ईएमएफ बाहर के सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। तो मतलब वो जनरेटर बनकर बिजली वापस ग्रिड में भेज देगी? एकदम सही। मोटर अपनी खर्च की हुई बिजली वापस लौटा देती है। ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। क्या बात है, आज तो डीसी मोटर का पूरा ऑपरेशन ही समझ आ गया। आर्मेचर से लेकर बैक ईएमएफ के दिमाग तक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के जादू तक। जाते जाते ना, मैं सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही गजब का विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने मोटर और मैग्नेटिक फील्ड की बात की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी भी तो एक बहुत बड़ा चुंबक है? हाँ, पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंतरिक्ष एजेंसियां एक इलेक्ट्रोडायनामिक टेदर नाम की तकनीक पर काम कर रही हैं। सोचिए, एक सैटेलाइट से कई किलोमीटर लंबा तार अंतरिक्ष में लटका दिया जाए। जब वो तार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो उसमें बिना किसी ईंधन के बिजली पैदा होने लगेगी। एक मिनट, सच में? फेराडे के नियम की वजह से? बिल्कुल। और अगर हम उस तार में सोलर पैनल से करंट भेज दें तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र उस तार को एक धक्का देगा और सैटेलाइट बिना किसी रॉकेट ईंधन के आगे बढ़ने लगेगी। अरे बाप रे, मतलब पूरी पृथ्वी को हम मोटर का स्टेटर मान रहे हैं और उस तार को आर्मेचर। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है ना? जो नियम आज हमने एक छोटे से पंखे के लिए समझे, वही नियम हमें कल बिना ईंधन के अंतरिक्ष में यात्रा करवाएंगे। विज्ञान हर जगह एक ही है। बहुत ही शानदार विचार। अब तो जब भी कोई मोटर देखूंगा तो मुझे अंतरिक्ष का वो तार याद आएगा। मैम, आज के डीप डाइव सेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में।